बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत है और आप मेरी जो लेक्चर सीरीज है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको व्यू कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको डिस्कस करते हैं। और देखिए, एक चीज़ जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि मशीन लर्निंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लासिफिकेशन है, प्रिडिक्शंस हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर देखा जाए तो जब मशीन लर्निंग नहीं आई थी और जो हमारे पास डेटा माइनिंग नहीं थी, तो ये सारे काम आपके पास स्टैट्स पे भी होते थे। स्टैटिस्टिक्स भी आपके पास क्लासिफिकेशन करती थी, स्टैटिस्टिक्स भी रिग्रेशन किया करती थी। इसी तरीके से फिर हमारे पास मशीन लर्निंग आई और मशीन लर्निंग ने भी यही सारे काम किए और फिर हमारे पास डेटा माइनिंग आ गई। तो पहले हम इन तीन की बात करते हैं और फिर देखते हैं कि बाकी इसके बाद जो 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 टेक्नोलॉजीज या डोमेन्स इमर्ज होके हमारे सामने आई हैं, उनका क्या रोल रहा है या उनका क्या स्कोप है। अच्छा, देखिए, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग नहीं थी और स्टैटिस्टिक्स थी, तो स्टैटिस्टिक्स तब हमारे पास दो काम किया करती थी। स्टैटिस्टिक्स के प्राइमरीली दो ऑब्जेक्टिव्स थे और उसमें से जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था स्टैटिस्टिक्स का, दैट वाज टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। और सेकंड जो उसकी एप्लीकेशंस का डोमेन्स था, वो वही था जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, टू प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्शंस क्लासिफिकेशंस की फॉर्म में है, आपके पास कोरिलेशंस की फॉर्म में है, एंड सो फोर्थ। एनीवेज, अच्छा, हम जब स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ये सारे काम किया करते थे, जो हम लोग कहते थे कि हमने प्रिडिक्शंस करनी है, हमने क्लासिफिकेशन करनी है, रिग्रेशन करनी है, एंड सो ऑन, हम तब बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ये देखते थे कि डेटा के टाइप्स क्या हैं, डेटा का साइज़ क्या है, और डेटा के साइज़ को वेरी करने के साथ-साथ हम उसके मुताबिक उसके जो एल्गोरिथम्स वगैरह थे वो सेट किया करते थे। मगर ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था स्टैटिस्टिक्स का, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग था। अच्छा, अब हुआ ये कि हमारे पास जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और इसकी एप्लीकेशन सामने आना शुरू हुई, तो उस वक़्त जो डेटा था उसका साइज़ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और यकीनन उसके अंदर और भी चीज़ें थी जो कि स्टैटिस्टिक्स उस वक़्त हमें हेल्प नहीं कर पा रही थी टू रिज़ॉल्व दोज़ इश्यूज़। मैं भी ये वो इश्यूज़ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस को डिनाई कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का अपना एक स्कोप होता है, हर चीज़ की अपनी उसका एक पोटेंशियल होता है और फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यकीनन स्टैटिस्टिक्स की अपनी पोटेंशियल है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, आज भी इस्तेमाल हो रही है और आगे भी इस्तेमाल होती रहेगी, इन्हीं क्लासिफिकेशंस के लिए, रिग्रेशन के लिए, मगर अपने पोटेंशियल में रहते हुए। इसी तरीके से मशीन लर्निंग के भी अपने कुछ पोटेंशियल हैं, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और इसी तरीके से मशीन लर्निंग भी अपनी जो पोटेंशियल है, उसमें रहते हुए हमें सर्व करेगी। और फिर हमारे पास डेटा माइनिंग आ गई। डेटा माइनिंग ने कुछ जो डेफिशिएंसीज़ थी मशीन लर्निंग की, उनको कवर करने की कोशिश की और यकीनन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और इसकी अपनी कुछ पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रोग्रेस होती है, एक के बाद दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरे के बाद तीसरी, और इस तरीके से हम अपने जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनकी डेफिशिएंसीज़ को एड्रेस करते हुए आगे मूव करते जाते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक ये कि हाइपोथेसिस का रोल, और उसके बाद साइज़ ऑफ डेटा, और फिर जो वैलिडेशन हो रही है वो एम्पिरिकल है या थ्योरेटिकल है। देखिए, मैं आपको ये बात ऐसा समझाता हूँ कि हाइपोथेसिस बहुत फंडामेंटल चीज़ है। जैसे हमने शुरू में बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर जब हमने मशीन लर्निंग स्टार्ट की थी, कि मैं और आप भी साथ में हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं। साइंटिफिक डेटा भी साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो भी हर रोज़ हाइपोथेसिस जनरेट करते आ रही है। हम क्या करते थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स रन किया करते थे। एक्सपेरिमेंट्स रन करने के बाद उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते थे, देखते थे कि हमारा कौन-सा हाइपोथेसिस ट्रू है या हमारा कौन-सा हाइपोथेसिस फॉल्स है। अगर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमारे पास कोई हाइपोथेसिस है ही नहीं और हमने एक हाइपोथेसिस फाइंड करना है, अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम मशीन लर्निंग लेके आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग स्टैट इस्तेमाल करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स क्या करेगी, हाइपोथेसिस टेस्ट करेगी। अगर हम लोग एमएल इस्तेमाल करेंगे, यानी मशीन लर्निंग इस्तेमाल करेंगे, तो मशीन लर्निंग हमें एक क्या करेगी, एक पोटेंशियल हाइपोथेसिस फाइंड करके देगी, सर्च करके देगी, जैसे कि हमने मशीन लर्निंग की डेफिनेशन में स्टडी किया। अच्छा, अब हुआ ये कि टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और हमारे पास मैसिव डेटा आना शुरू हो गया ड्यू टू व्हाटएवर द रीजंस वर, क्या वो आईओटीज थी, क्या वो इंटरनेट थे, क्या वो सोशल मीडिया थी,
जो भी रीजन बने, जो भी काज बना, उसकी वजह से आपके पास डेटा बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम ये है मशीन लर्निंग के साथ कि जो हम आगे डिटेल में बात करेंगे आगे हम जाके साइज के ऊपर, और प्रॉब्लम ये होना शुरू हुआ हमारे पास कि डेटा इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया कि हमारे लिए मशीन लर्निंग के लिए उसको हैंडल करना प्रॉब्लम बन गया। विच मीन्स कि हमें वहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ी अलॉन्ग विद मशीन लर्निंग। तो हमने जो मिसिंग इंग्रेडिएंट्स जब हमने वो उनको ऐड किया, तो फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेट होके आई वो डेटा माइनिंग है। अच्छा, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं हम इसको तफसील से बात करें, मैं अभी आपको एक छोटी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, तो हमने बेसिकली क्या किया, ये जो पोर्शन आपको दरमिया हुआ नज़र आ रहा है, डेटा माइनिंग वाला नज़र आ रहा है, इस डेटा माइनिंग वाले पोर्शन के साथ हमने जिसको एक्चुअली ये कहाँ से फॉर्मुलेट होके आ रहा है, डेटा माइनिंग बेसिकली क्या चीज़ है, इसके अंदर देखें मशीन लर्निंग के अंदर स्टैटिस्टिक्स और डेटाबेसेस का जो पोर्शन है वो शामिल हुआ, और फिर हमारे पास डेटा माइनिंग जो सी है वो फॉर्मुलेट हो रही है। जहाँ तक मशीन लर्निंग की बात है, मशीन लर्निंग के अंदर कोई ऐसी डेटाबेसेस की सपोर्ट ऐसे मौजूद नहीं है। तो बेसिकली हुआ यही हुआ कि हमने क्या किया, हमने मशीन लर्निंग को लिया, इसके साथ हमने डेटाबेसेस को लिया और हमने कुछ और सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज ऐड करना शुरू की, तो जिसके रिजल्ट में हम बिग डेटा को भी हैंडल करना शुरू हो गए। हमारे पास जो डेटा था उसका साइज ही बढ़ना शुरू हो गया, और हमने वही जो हमारी क्लासिफिकेशन थी, रिग्रेशन थी, और ये जो सारे के सारे हमारी एप्लीकेशन थी प्रेडिक्शंस वगैरह के लिए, एनालिसिस वगैरह के लिए, उनको लिया और हम कहाँ चले गए, डेटा माइनिंग में चले गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, जब इसके अंदर आपके पास डेटा बहुत बढ़ गया और आपने जो हाइपोथेसिस फाइंड करना वो इतना सा है, तो इट्स जस्ट लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन द हेस्टैक। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन लर्निंग के सॉरी जो डेटा माइनिंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लूजली डिफाइंड हाइपोथेसिस की तरफ चले जाते हैं, विच मीन्स कि हम लोग किसी किस्म का जो वेग हाइपोथेसिस हम लोग कुछ ना कुछ एक हिंट की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सम प्री प्रोसेसिंग, विद द हेल्प ऑफ सम स्टैटिस्टिकल मेजर्स और कुछ हम मशीन लर्निंग टेक्निक इस्तेमाल करके हम अपने उसको इतने बड़े जो पूल है उसको हम मे बी क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ सेगमेंटाइज कर देते हैं, कुछ ना कुछ हम उसके अंदर रिडक्शन ले आते हैं, किसी किस्म की और टेक्निक इस्तेमाल करके हम बेसिकली अपने डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स को एक किस्म का लूजली डिफाइंड हाइपोथेसिस क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखें स्कोप बड़ा क्लियर है, देयर इज नो डिस्प्यूट, और ये तीनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे का अल्टरनेट नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। क्यों? स्टैटिस्टिक्स ने क्या करना है, हाइपोथेसिस वेरीफाई करके देना है आपको। अगर इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स आपके लिए प्रेडिक्शन करती है, किसी किस्म की क्लासिफिकेशन करती है, रिग्रेशन करती है एंड सो ऑन, तो वो इसका एक एडिशनल एडवांटेज है। मगर फ़र्क कहाँ पे आएगा वो हम इस पे जाके देखेंगे जहाँ पे डेटा का साइज़ का फ़र्क आएगा। अभी हम सिर्फ रह रहे हैं हाइपोथेसिस के ऊपर। अच्छा, जब आपके पास हाइपोथेसिस नहीं था तो हम कहाँ चले गए, मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन लर्निंग ने आपको हाइपोथेसिस सर्च करके दे दिया, आप उसको वेरीफाई करना है, वापस कहाँ जा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हैं। अच्छा, अब डेटा माइनिंग ने क्या किया, इन दोनों को उठाया और मर्ज कर दिया अपने पास अलोंग विद सम एडिशनल सपोर्ट्स। उसने स्टैटिस्टिक्स को बीच में इन्वॉल्व कर लिया, प्री प्रोसेसिंग के लिए भी और पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए भी। प्री में वो आपको हेल्प आउट कर रहा है टू टू एक्सट्रैक्ट दैट लूजली डिफाइंड, और जो सेगमेंट्स हैं डेटा के अंदर उनको सेगमेंटाइज करने के, उनको सेपरेट करने के लिए मशीन लर्निंग अपना काम कर रही है। वहाँ पर आपको हाइपोथेसिस जनरेट करके दे रही है, आपको जो सा क्लासिफिकेशन रिग्रेशन वर्क करके दे रही है, जो कि आपने डेटा चंक्स उसमें से निकाले हैं, पोर्शन निकाले हैं आपने उसमें से। और इसी तरीके से जो डेटा माइनिंग के अंदर जो जो आपके पास पोस्ट में आने के बाद जो आपके पास हाइपोथेसिस बन के आ रहे हैं, आप उनको टेस्ट भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा वाला आपका हाइपोथेसिस इसमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो देखें क्या हुआ कि हाइपोथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों की तीनों सेपरेट चीज़ें हो गई। ठीक है ना? यस, सिमिलैरिटी के अंदर मैं यहाँ पे चीज़ क्लियर कर दूँ कि सिमिलैरिटी के अंदर हो सकता है कि एक ही जो सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं वो दोनों इस्तेमाल कर रहे हो, मशीन लर्निंग भी इस्तेमाल कर रही हो, डेटा माइनिंग भी इस्तेमाल कर रही हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक सेपरेट डोमेन है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि मेन स्ट्रीम स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन। और जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है उसके अंदर भी हम काफ़ी हद तक कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग में हम देखते हैं। मगर अगर हम उन एल्गोरिथम्स को गौर से देखें तो वो जो एल्गोरिथम्स हैं वो बहुत पुराने हैं, वो मशीन लर्निंग से भी पहले की उनकी रूट्स में मिलती हैं, जिसमें से आपके पास बेजियन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड जो जो टेक्निक्स हैं,
अगर आपको आइडिया थोड़ा बहुत है या पे नाम सुना हुआ है बेजिन बेस्ड मॉडल्स का, तो हम देखें तो ये सब के सब जो बेजिन बेस्ड मॉडल्स हैं ये बेजिन स्टैटिस्टिक्स पे बेस कर रहे होते हैं, और नॉर्मली जो बेजिन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड जो मॉडल्स हैं ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत पुराने हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने वहाँ से इनको लिया, लेने के बाद इसको हमने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कंप्यूटेशनली इनको थोड़ा-सा अल्टर किया और फिर हमने इनको मशीन लर्निंग के डोमेन में ले आए। लेकिन कहीं न कहीं से इनकी रूट्स हैं वो थोड़ी बहुत मिलती-जुलती हैं, मगर एल्गोरिथम्स का ओवरलैप होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक-दूसरे के अल्टरनेट हो गए या तीनों तीनों जो डोमेन्स हैं वो एक जैसी हैं या सेम हैं। अब आते हैं साइज़ के ऊपर। देखिए साइज़ के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है साइज़ के ऊपर, और वो ये है कि अगर आपका जो डेटा है वो स्मॉल है और आपने प्रेडिक्शंस करनी है, एप्लीकेशन अप्लाई करनी है प्रेडिक्शंस की, यू कैन सिंपली गो फॉर स्टैटिस्टिक्स, बड़ा अच्छा काम करेंगे आपके लिए। आपके पास अगर डेटा का साइज़ जो है वो मीडियम है और लार्ज के दरमियान में वेरी कर रहा है, तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर मशीन लर्निंग टेक्निक्स, क्योंकि उसमें आपको कुछ ज़्यादा इस तरह डेटाबेस और बाकी चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन ईज़िली मैनेज देम। और अगर आपके पास जो डेटा का साइज़ बिग हो जाता है, तो आप ऑब्वियसली किस तरफ चले जाएँगे टुवर्ड्स जो डेटा माइनिंग है वहाँ चले जाएँगे, क्योंकि आपका जो डेटा का साइज़ है वो क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो देखिए ये चीज़ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात हो गई कि हमारे पास स्मॉल डेटा है, साइज़ में है, तो वी विल गो फॉर स्टैटिस्टिक्स। एमएल है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है, वो ये है कि एक चीज़ मैं अक्सर ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है मशीन लर्निंग अप्लाई करने की, हम वहाँ पर भी मशीन लर्निंग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेम अप्लाइज़ टू डेटा माइनिंग। देखिए आप अगर आप देखें तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स जौन से हैं ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव और कॉस्टली हैं। बाज़ औक़ात आपके पास डेटा जौन सा होता है वो इस तरह का होता है जहाँ पे आप आराम से स्टैटिस्टिकल बेस्ड मॉडल्स अप्लाई कर सकते हैं। So why you go for machine learning and data mining algorithms? So इसके कि you are using buzzwords. I think that this is not a justified reason. अगर आपके पास कहीं पर statistical based algorithms काम कर रहे हैं, तो इनकी ज़्यादा maturity है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इनको ना अप्लाई करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, डेटा का साइज स्मॉल है, तो ओके गो फॉर तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हमने शुरू में बात की स्टैट्स की 2 चीज़ें हो गई, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड प्रेडिक्शंस। तो जब साइज स्मॉल है तो यू कैन अप्लाई स्टैटिस्टिक्स फॉर द प्रेडिक्शन पर्पस। थर्ड चीज़ ज़रा इंटरेस्टिंग है। थर्ड चीज़ क्या है कि वैलिडेशन कैसे करनी है। अच्छा, अब जो चीज़ मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ और जो हम देखते भी हैं कि हम जब कहते हैं कि मशीन लर्निंग हमने अप्लाई किया और डेटा माइनिंग के लिए भी हम अप्लाई किया, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, जैसे एफ स्कोर है आपके पास, आप सेंसिटिविटी निकालते हैं, आप निकालते हैं, आप मेथड ऑफ निकालते हैं, और बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हमें गिवन है, जो कि क्वांटिटेटिव टेस्टिंग करते हैं कि आपके जो मॉडल्स हैं वो ठीक हैं या नहीं है। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक केस रखता हूँ और फिर हम देखते हैं कि उस केस के अंदर स्टैटिस्टिक्स, डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग कैसे अपना रोल प्ले करेगी। एक बात ये में रखिएगा, मैंने अभी तक बीच में एआई को नहीं लेके आया। मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जब मैं बीच में एआई को लेके आऊँगा, तो फिर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करूँगा कि इफ यू आर डूइंग मशीन लर्निंग एज़ अ मशीन लर्निंग, इट डज़ नॉट इम्प्लाई कि आपका जो सिस्टम है, वो लाज़िमन इंटेलिजेंट होगा, इट मे बी इंटेलिजेंट। मगर आप जब एआई कर रहे हैं और फिर आप उसमें मशीन लर्निंग के को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, या कुछ केसेस में आप डीएम भी अप्लाई कर रहे हैं, डेटा माइनिंग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपका सिस्टम इंटेलिजेंट होगा। तो ये अब हमें 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट, हम पहले इसके ऊपर आते हैं, ये हम वैलिडेशन की बात करने जा रहे हैं। आम तौर पे हम सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल वैलिडेशंस करके अपना काम खत्म कर देते हैं। देखिए एम्पिरिकल वैलिडेशन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे ये मैं भी आपसे चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्हेन आई वाज़ डूइंग, मैं अक्सर एग्जांपल भी कोट करता हूँ क्लास के अंदर भी आपने, क्योंकि दिस इज़ समथिंग व्हिच रियली हैपेंड विद मी। ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसा हुआ मेरे साथ। जब मैं एमफिल कर रहा था, एमफिल के दौरान आई यूज्ड टू गो टू अ रिसर्च सेंटर, इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो हम वहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोलॉजिकल डेटा पे एनालिसिस कर रहे थे। तो मेरा जो रोल था वो मशीन लर्निंग के हवाले से था। तो वहाँ पे हमारे पास मिक्स कम्युनिटी थी, बायोलॉजिस्ट भी थे, स्टैटिस्टिक्स के लोग भी थे, और कंप्यूटर साइंस की तरफ से मैं मशीन लर्निंग का भी था। तो अच्छा, इत्तेफाक की बात थी कि हमारे दिमाग से मजाक चलता था, तो हमने वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, मुझे बताए बगैर उन्होंने ना ये ऑब्जर्व किया, समहाउ किसी ने ऑब्जर्व कर लिया कि जिस दिन मैं काले रंग की जीन्स पहन के आता हूँ बारिश होती है। अच्छा, मैं एक दिन आया तो उन्होंने मुझे कहा कि लो जी आज बारिश होगी। तो मैं कुछ समझा नहीं, मुझे शायद उन्होंने मुझे कुछ तंज़ किया या क्या किया, तो मैंने इग्नोर कर दी बात। थोड़ी देर बाद बारिश हो गई और मेरे एक कोलीग थे इश्तियाक, वो मेरे पास आया कि देख क्या वजह बारिश हो गई।
मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, मुझे समझाओ। कहता है अरे हमने ना इत्तेफाक से ये हमारे ऑब्जर्वेशन में ये बात आई कि हमने एक पैटर्न देखा कि जब भी आप जीन्स पहनते हैं बारिश हो जाती है। वो काली वाली जीन्स स्पेसिफिक जीन्स थी एक, मैं जब भी वो पहनी मैंने वो बारिश हो जाती। अच्छा अब देखिए ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। ये प्रॉब्लम क्यों है कि आपने डेटा इकट्ठा किया और डेटा इकट्ठा करने के बाद आपने 2 मिनट छोड़ दें कि ये डेटा का जो पैटर्न था कि कपड़े का कोई ताल्लुक बारिश के साथ है या नहीं है। अगर हम 2 मिनट फैक्टर को इग्नोर कर दें और एक देखें कि सिर्फ डाटा इकट्ठा किया आपने, डाटा इकट्ठा करने के बाद आपने जो स्टैटिस्टिक्स के हमारे जो लोग थे उन्होंने उस डाटा को लिया और डाला और बाकी उन्होंने डाटा कुछ इकट्ठा किया इस तरह का, और मुझे उन्होंने एक्सेल की शीट भी दिखाई डेट वाइज सारा कुछ करके ना। दैट वाज लाइक अ फन अ जोक बिटवीन कॉलीग्स कि स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग में दौरान हमारी बहस होती थी कि कौन सी चीज़ कब अप्लाई होनी है। अच्छा उन्होंने जब किया कहता है देखो यार ये मॉडल बन के आ रहा है, मॉडल कह रहा है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट चांस कि इस मॉडल के मुताबिक बारिश होनी चाहिए इफ यू आर वेयरिंग अच्छा जी, और बीच में कुछ और भी उन्होंने कंडीशन डाली हुई थी वेदर की एंड सो फोर्थ। मैं भी उनको इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल डिस्कशन के अंदर। अच्छा मैं हमने फिर ऐसे ही हमने यही किया, हमने एमएल के 2 मॉडल उठाए फॉर फन, हमने उस पर डाला और उसने भी ये कह दिया, और उसमें जो मैथ्यू का ऑप्शन था वही बड़ा अच्छा आ गया, उसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी आ गई, उसकी प्रेडिक्शन भी बड़ी अच्छी हो गई। तो एम्पिरिकली स्टैटिस्टिक्स ने और मशीन लर्निंग ने दोनों ने ये कह दिया है कि वजाहत इज वेयरिंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन जो कि ब्लैक कलर की है और उसमें बारिश हो जाएगी। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको लेंगे अब और हम ये कहते हैं क्योंकि हमारा जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स है वो हमें ये बता रहे हैं, ठीक है, हमारे मैथ्रिक ऑप्शन ये बता रहा है हमें, हमारी स्पेसिफिसिटी ये बता रही है, हमारी सेंसिटिविटी ये बता रही है, हमारी एक्यूरेसी ये बता रही है, हमारा जो टेस्ट है प्रिसिजन का हमें वो ये बता रहा है। जितने भी टेस्ट थे ना आपके पास बड़े बड़े और मोटे मोटे अल्फाजों वाले वो आपने सब अप्लाई कर दिया और सब टेस्ट कह रहे हैं जी कि दिस मॉडल इज परफेक्ट एंड इट्स गोइंग टू वर्क। अच्छा अब अगर देखा जाए इज देयर एनी रैशनल रीजन बिहाइंड इट, तो क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स जो से थे दे फेल्ड, दोनों फेल हो गए टू जस्टिफाई द मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज बेस। बेसिकली होना ये चाहिए था कि आपके मशीन लर्निंग मॉडल को अगर ये इतना इंटेलिजेंट था तो वहीं पे कह देना चाहिए था कि ओ सॉरी आई कांट हेल्प यू आउट, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस दैट अ पीस ऑफ क्लोथिंग हैज नो कोरिलेशन, हैज नो any kind of semantic association with the rain process। और तो दोनों दोनों के दोनों मॉडल्स यहाँ फेल हो जाते हैं। एंड सेम गोस विद द डेटा माइनिंग आल्सो, क्योंकि इन ये तीनों को बेसिकली इंडिविजुअली तीनों को कोई सेंस नहीं है कि जो डेटा दिया जा रहा है वो थ्योरेटिकली जिन जिन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम करने जा रहे हैं प्रेडिक्शन, क्या वो एट्रीब्यूट्स डज दे मेक एनी सेंस और नॉट। अच्छा इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसको हम ऐसे फिक्स कर सकते हैं जैसे हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिमेंटिक्स और ये वो चीजें जो कि एआई की जो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं। अगर हम एक पूरा पैकेज बनाएं मशीन लर्निंग का विद एआई, इसलिए यहाँ देखें कि जो बेसिकली मशीन लर्निंग जो है वो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एआई, खाली नहीं है। अगर इसको खाली इस्तेमाल करेंगे जो भी आपको मैंने बताया है प्रॉब्लम, वो हमेशा प्रॉब्लम आएगी आपके पास, क्योंकि आप तो हमेशा एट द एंड ऑफ द डे यही कहेंगे कि जी कि आपके जो स्टैटिस्टिकल या आपके जो वैलिडेशन के मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, दे आर सेइंग योर मॉडल इज गुड, मगर जो गैप्स हैं वो कभी फिल नहीं होंगे। ऑब्वियसली दैट वाज नॉट, यहाँ पे एक बात की जा सकती है कि आप लोगों ने जानबूझ के ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे जिससे ये जो टेस्ट था फेल हो रहा है। देखिए देखिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट दिस थिंग कि जो आपका जो मॉडल है वो सर्टेन पैरामीटर्स क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज अबाउट दिस थिंग ऑल्सो कि वो जो क्वालिफाई कर रहा है क्या वो उसको जस्टिफाई कर सकता है, क्या वो जो मॉडल बना के दे रहा है क्या वो थ्योरेटिकली एम्पिरिकल होने के साथ साथ क्या वो थ्योरेटिकली भी जस्टिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या वो मॉडल्स रीजनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बिफोर पुटिंग दोज मॉडल्स इनटू एक्शन एंड मेकिंग डिसीजन आउट ऑफ इट। तो ये करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, बीच में हम लोग वे पुट एआई और जिससे हम लोग नॉलेज जो ड्रिवन टेक्निक्स हैं उनका कोई एक मिक्सचर बना के, यानी जो प्रॉपर जो पूरा जो एआई का जो फ्रेमवर्क है वो अगर लें जिसमें मशीन लर्निंग पार्ट है, तो फिर हम लोग एम्पिरिकल वैलिडेशन के साथ साथ हम लोग थ्योरेटिकल वैलिडेशन भी कर सकते हैं। अच्छा विच मीन्स कि आपका जो एआई सिस्टम जो बन के आएगा
और फिर आप जब उसको ये कहेंगे जी कि इन डेज पे ये जीन्स पहनी गई थी और ये सब कुछ किया गया था और अब आप इसके मुताबिक बताओ कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो फिर आपका जो एआई सिस्टम है वो क्या करेगा, वो देखेगा और सिमेंटिकली देखेगा कि भाई जो से एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे मुझे कहा जा रहा है मॉडल बनाने के लिए, क्या वो एट्रीब्यूट्स जो उनसे हैं सिमेंटिकली, रैशनली, लॉजिकली, क्या वो इस तरह के प्रेडिक्शंस में अपना रोल प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर इस केस में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि आपका एआई सिस्टम क्या करेगा, लर्न करने से पहले ये बोलेगा कि देखिए कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि व्हाई यू आर पुटिंग जीन्स ओवर हियर, क्योंकि जो मेरा नॉलेज बेस है उसके मुताबिक तो जो पर्टिकुलर पीस ऑफ जो क्लोथिंग है या जो वेरिएबल आइटम है उसका कोई ताल्लुक बारिश के साथ नहीं है, सॉरी आई कांट हेल्प यू आउट। तो या तो आप मुझे कुछ स्पेसिफिक रीजन दें, मुझे मेरा नॉलेज बेस अपडेट करें, और अगर तो वो अपडेट होता है आप मुझे कोई रैशनल रीजन देते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज आई एम सॉरी। जब देखते हैं कि ये तमाम डोमेन्स और ये सारा कुछ जब इकट्ठे हों तो हम किस तरह देख सकते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन किसको किस तरह सपोर्ट कर रही है, ताकि ये जो हमारी जो कन्फ्यूजन है थोड़ी बहुत कभी कभार हमें हो जाती है, हम ये क्लियर कर लें। देखिए हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डोमेन है जिसको हमने यहाँ पे येलो वाले से रिप्रेजेंट किया, और मशीन लर्निंग यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रही है कि इट्स अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग कोई सेपरेट डोमेन नहीं है, मशीन लर्निंग बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ एआई। अगर आप इसको सेपरेटली इम्प्लीमेंट करेंगे विदाउट द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ एआई, जो कि अनफॉर्चुनेटली आमतौर पे हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसका जो ड्रॉबैक है वो भी आपको मैंने बताया है कि बाज़-औक़ात आप इस तरह की प्रेडिक्शंस और इस तरह के मॉडल्स भी बना सकते हैं जिनकी आपने कोई सेंस नहीं है फिलॉसफिकली स्पीकिंग, या आप ह्यूमंस की इंटेलिजेंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास एक और डोमेन है न्यूरो कंप्यूटिंग की, जो कि आपको बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, आपके पास जो सिंथेटिक न्यूरल नेटवर्क्स हैं और बेशुमार टाइप्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, देखिए कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, अगर वो क्योंकि वो न्यूरो कंप्यूटिंग के डोमेन में आती हैं, तो बेसिकली वो ओरिजिनली कभी भी एआई का पार्ट नहीं थे, दे वर लाइक अ सेपरेट डोमेन जो कि न्यूरो कंप्यूटिंग में फॉल कर रही थी। मगर जिस तरह से एआई एक्सपैंड होना शुरू हुई और क्या हुआ कि एआई ने ग्रो होने के साथ साथ क्या किया, अपनी डेफिशिएंसीज को कवर करने के लिए उन्होंने न्यूरो कंप्यूटिंग के साथ क्या कर लिया, एक किस्म का मर्जर हो गया। मगर अभी भी न्यूरो कंप्यूटिंग जो सी है उसकी अपनी एक से है, उसकी अपनी एक हैसियत है, जो कि एआई के ऑब्जेक्टिव्स या एआई की जो कि फ्रेमवर्क्स के अलावा भी काम कर रही है। आर्टिफिशियल ये हम इसके लिए फिर कभी बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पैराडाइम है वो और जो न्यूरो कंप्यूटिंग का पैराडाइम है इसमें अच्छा खासा फ़र्क है। ठीक है, न्यूरो कंप्यूटिंग से हमने सिर्फ एल्गोरिथम्स लिए हैं सर्टेन, हमने फ्रेमवर्क नहीं लिया। तो हमने यहाँ से एल्गोरिथम्स देने के बाद जो हम फिलॉसफी और जो हम फ्रेमवर्क अप्लाई कर रहे हैं वो भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अगर आप कभी न्यूरो कंप्यूटिंग को न्यूरो कंप्यूटिंग के फ्रेमवर्क के तौर पर देखें, या एक और डोमेन है साइबरनेटिक्स, उसके डोमेन के तौर पर देखें, तो आपको नजर आएगा कि इनका अपना एक पोटेंशियल है और इनका अपना एक स्कोप है। बहरहाल वो दैट इज फॉर सम अदर टाइम। अभी हमने क्या किया, हमने देखा कि देयर आर सर्टेन थिंग जो कि एआई और न्यूरो कंप्यूटिंग में कुछ कुछ कॉमन चीजें आ रही हैं, और फिर न्यूरो कंप्यूटिंग में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मशीन लर्निंग के साथ भी ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम उनको लेते सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जबकि उनका अपना उसके अलावा भी अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, यानी इतना हिस्सा जो हमने एआई में लिया है न्यूरो कंप्यूटिंग का, वो हम सिर्फ लर्निंग के में बाकी को इग्नोर करते जा रहे हैं। तो ये नहीं करना हमने। जब हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को पिक करते हैं और उसको हम लोग एआई के फ्रेमवर्क पे जाके अप्लाई करते हैं, तो लर्निंग उसमें से हमें एक चीज मिल रही है, मगर इसके अलावा दे हैव टू ऑफर अस अ लॉट मोर। अच्छा, तो इसी तरीके से मशीन लर्निंग में हम लोग आए और हमने लाकर इसमें फर्दर एनहांसमेंट्स की, फर्दर एडवांसमेंट्स की, थोड़ा सारा चीज़ों को टिल्ट किया अपने हिसाब से, एंड वी केम इनटू वी केम अप विद डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग फिर क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि आपके पास न्यूरो कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, न्यूरो कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और कुछ और जो स्ट्रक्चरल और कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के साथ हमने क्या किया, हमने बेसिकली डीप लर्निंग को बीच में इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन इसमें और भी बड़ा कुछ आया, तो अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू सा ले रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि न्यूरो कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, डीएल और एआई किस तरीके से आपस में एसोसिएटेड है।
या रिलेटेड है आपस में। अच्छा, जैसे मैंने पहले बात की कि एमएल के साथ कुछ लिमिटेशंस थी जब हमने इसको लेके जाना शुरू किया बिग डेटा के ऊपर, लार्ज डेटा के ऊपर, तो हमने और फिर हमने ये भी देखा है कि एमएल इटसेल्फ इंटीग्रेटेड कोई स्टैटिस्टिक्स का फ्रेमवर्क या मॉडल प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो हमने कहा वो कैसा करते हैं कि हमने फिर एक सेपरेट डोमेन कंस्ट्रक्ट की जिसको हमने डेटा माइनिंग कहा। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या आ गए, एल्गोरिथम्स आ गए, यहाँ से हमें कुछ एप्लीकेशंस आ गई, यहाँ से हमें स्टैटिस्टिक्स की सपोर्ट आ गई फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग, फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फॉर लाइक पोस्ट एनालिसिस एंड सो एंड सो फोर्थ। डेटाबेसेस से हमें सपोर्ट आ गई किस चीज़ की, कि हमने कहा कि ठीक है जी कि डेटा जो डेटा है उसको इन मेमोरी या फिजिकल स्टोरेज के ऊपर ओवर द इंटरनेट कैसे इसको हमने मैनेज करना है, सारी की सारी जो डेटा मैनेजमेंट है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमने ले ली। तो इसको करके हमारे पास जो डोमेन बन के आई वो डेटा माइनिंग आ गई। लेकिन डेटा माइनिंग में और भी बड़ा कुछ है, और अभी हमने सिर्फ इसको इस हद तक रखा है। हम देखेंगे इनके साथ इसका क्या ताल्लुक है, क्योंकि इन वीडियोस का जो प्राइमरी लेक्चर है दैट इज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं डेटा माइनिंग को यहाँ पे मैं डेटा माइनिंग को फुल फ्लैश डेटा माइनिंग के पॉइंट से डिस्कस नहीं कर रहा, आपको सिंपल एक बेसिक डिफरेंस और सिमिलरिटीज और जो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है मैं उससे फैलाना चाह रहा हूँ, ताकि हमारे दिल में ये बात क्लियर हो जाए कि इन सब की अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी हैसियत है, और हमने ये इनको चूज करने से पहले इनमें से किसी के भी फ्रेमवर्क को चूज करने से पहले वी नीड टू मेक श्योर कि क्या हमारी एप्लीकेशन के लिए सेम एप्लीकेशन, देखें यहाँ पे हमने बात की क्लासिफिकेशन की बात की, अगर एक एप्लीकेशन है उसमें डेटा माइनिंग भी इस्तेमाल हो रही है, स्टैट भी इस्तेमाल हो सकती है, एमएल भी इस्तेमाल हो सकती है, पर मैंने कौन से फ्रेमवर्क के जरिए करना है, मेरी एप्लीकेशन की सक्सेस किस फ्रेमवर्क से है वो आपने देखना है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो एक एक्सटेंडेड डोमेन है वो बन रही है, वो बन रहा है आपके पास नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस। इसके अंदर कुछ जो आपके पास प्रोमिनेंट फिगर्स हैं या रिसर्चर्स हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके मुताबिक ये दोनों सेम है, कुछ के मुताबिक स्लाइड से डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है वो स्कोप के ऊपर है, किस तरीके से डेटाबेसेस और ये जो एल्गोरिथम्स वगैरह आपस में इंटीग्रेट होते हैं और कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। मगर बहरहाल कुछ के मुताबिक जब आप डेटा माइनिंग अप्लाई कर रहे होते हैं तो वही ये नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेसेस बन जाता है। तो बहरहाल कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक दे आर सेम, और कुछ के मुताबिक ये है कि जो केडीडी है इसका स्कोप थोड़ा सारा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेटा माइनिंग के। एनीवेज, तो इस तरीके से देखें कि हमें यहाँ पे नजर आया कि ये सब के सब ऐसे आपस में इकट्ठे होके काम कर रहे हैं, या इनके दरम्यान में ये कुछ ओवरलैप्स और सिमिलरिटीज हैं। अब हुआ ये कि अचानक से हमने कुछ अर्सा पहले सुनना शुरू हो के डेटा साइंस आ गई और पता नहीं क्या हो गया, और डेटा साइंस के आने से जो सन है वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गई है। डेटा साइंस ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, डेटा साइंस फिर एक फ्रेमवर्क है, बेसिकली एक अम्ब्रेला है जो कि एक फ्रेमवर्क ऑफर कर रहा है, जो कि अपने अंदर एक सिस्टमैटिकली कि जिन एरियाज को मैंने पिंक में कवर किया है, और पिंक में आप देखें तो ये सारे के सारे एरियाज कवर हुए थे, स्टैटिस्टिक्स, डेटाबेसेस, डेटा माइनिंग, नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेसेस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, और यकीनन जो बाकी पोर्शन है एमएल का, और जो कि इसका हिस्सा नहीं है, जो कि यहाँ और इस्तेमाल नहीं हो रहा, मगर उसका अपना ऑब्जेक्टिव है। न्यूरो साइंसिस का या कंप्यूटिंग का अपना ऑब्जेक्टिव है, एआई का अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना अपना काम भी कर रहे हैं। मगर क्या हुआ, डेटा साइंस ने क्या किया, इन सबको एक फ्रेमवर्क में ले आया, और अलॉन्ग विद सम अदर कंपोनेंट जैसे डेटा विजुअलाइजेशन है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो हमने जब ये कहा कि हम इन सबको इकट्ठा करके एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग सर्टेन फ्रेमवर्क, उसको हमने क्या कर दिया, वो डेटा साइंस है। तो देखिए, आप अपना कैरियर बनाने से पहले, जिससे अक्सर ये क्वेश्चन क्लास में होता है कि सर हम डेटा माइनिंग देख रहे हैं, हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं, ये तो ओवरलैप हो रहा है, ये तो ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, एल्गोरिथम्स मे बी सेम हो, सिमिलर हो, एल्गोरिथम्स अप्लाई करने के लिए कोड सेम हो, मगर आपको इन दो स्लाइड से बात बड़ी चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये एक दूसरे के अल्टरनेट नहीं है, ठीक है ना। इनकी एप्लीकेशंस, इनकी एप्लीकेबिलिटी जो सी है वो आपको देखनी पड़ती है कि मुझे किसका फ्रेमवर्क कब इस्तेमाल करना है। फिर हमने पिछले साइड में डिस्कशन की, और अगर आप इन सब को ले आते हैं और जो डेटा साइंसेस के फ्रेमवर्क्स में इनको ला के इस्तेमाल करेंगे इनको, तो फिर आपकी सारी की सारी एक्टिविटी होगी वो क्या कहलाएगी, डेटा साइंस कहलाएगी। डेटा साइंस के अंदर आप जब एमएल इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा साइंस के अंदर आप जब एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा साइंस के अंदर आप जब डीप लर्निंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यस, आपका जो एनालिसिस है, जो आपकी इनसाइट डेवलपमेंट हो रही है, आपकी एप्लीकेशन जो डेवलप होके आ रही है, वो यस उसके अंदर इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है।
तो आई होप कि ये कुछ कुछ चीज़ें आपको इनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, कुछ क्लियर हो गई।